गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अकाउंट में कंपनी के वित्तीय विवरण का जो बैलेंस शीट दी गई है उस बैलेंस शीट के जो आइटम्स दिए गए हैं उन आइटम्स में क्या क्या लिखा जाता है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे ऊपर जो प्रारूप दिया गया है नेम ऑफ कंपनी बैलेंस शीट एज, इसमें चालू वर्ष की राशि लिखी जाएगी जो कंपनी ने अर्न की है करंट ईयर में, और इसमें लिखी जाएगी पिछले वर्ष की राशि। ठीक है, ये नोट नंबर हम इस बैलेंस शीट बनाने के बाद लिखा जाता है कि किन किन अमाउंट्स कहाँ कहाँ से आई, कैलकुलेशन जो रहती है वो नोट नंबर में जाती है। अब पार्टिकुलर में बात करें तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है समता एवं दायित्व। दायित्व हम लोग पहले भी जान चुके हैं, लायबिलिटीज जो भुगतान करने के लिए रहती है, अपने लेनदार रहते हैं। अब समता क्यों? क्योंकि ये कंपनी का बैलेंस शीट है और कंपनी की जो पूंजी रहती हैं वो ज़्यादातर अपने शेयर्स में रहती हैं, इसलिए इनके आगे समता लगा हुआ है। हम बात करते हैं अंशधारियों के कोष, शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स में जो पहला पॉइंट है अंश पूंजी। अंश पूंजी में क्या होता है कि कंपनी द्वारा जितने भी शेयर के माध्यम से जो भी अंश पूंजी कलेक्ट की है उन अंशों की पूंजी को हम शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ पर लिखी जाती है। यानी कंपनी द्वारा शेयर के माध्यम से जो भी पूंजी इकट्ठा की गई है वो सारी पूंजी इसमें लिखी जाती है। अब अंश पूंजी में भी कई तरह की पूंजी रहती हैं, जैसे कि अपनी अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्राथित पूंजी और पूर्ण चुक्तांश पूंजी, आंशिक चुक्तांश पूंजी। इन सभी पूंजियों का विवरण हम अंश पूंजी में लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम रिजर्व तथा आधिक्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व और सरप्लस में क्या लिखा जाता है? देखो रिजर्व सरप्लस में क्या लिखा है, देखो जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो कभी कभी कंपनी क्या होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी वित्तीय वर्ष में उसको अधिक प्रॉफिट हो जाता है। सभी भुगतान करने के बाद, जैसे लाभांश का भुगतान, ब्याज का भुगतान करने के बाद जो लाभ बचता है उस लाभ को हम रिजर्व तथा आधिक्य के नाम से लिखा जाता है। इसमें पूंजीगत संचिति को भी शामिल किया जाता है। पूंजी शोधन संपत्ति, प्रतिभूति प्रीमियम संचिति, ऋण पत्र शोधन संचिति, पुनः मूल्यांकन, ऐसी कई जो भी संचय हैं इन संचय को हम रिजर्व और आधिक्य में शामिल करते हैं। क्लियर। अब तीसरा जो सी नंबर है अंश अधिपत्र के विरुद्ध प्राप्त राशि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब इसमें क्या होता है, देखो जब कंपनी क्या करती है कि अंशों का निर्गमन करती है, ठीक है, और अंशों का निर्गमन करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 अंशों के लिए निर्गमित किया, संख्या कितनी 10,000 हुई, और कंपनी की तरफ से, जनता की तरफ से कंपनी को 12,000 रुपये के आवेदन प्राप्त हो गए। अब कंपनी ने क्या करा, 10,000 के लिए तो अंशों का निर्गमन कर दिया, बाकी बचे कितने 2,000। तो जो जनता द्वारा आवेदन जो राशि प्राप्त हुई है, आवेदन की राशि तो मिल गई है उनको, लेकिन उनको आवंटन नहीं हुआ है। तो इस कारण जो आवेदन की राशि उनको मिल गई है, और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर रहता है उसमें चिट्ठा बनाना पड़ता है, उस समय अंशों को इशू तो नहीं कर पाई है, लेकिन जो राशि रहती है उस राशि को लिखना पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, जो अंश नहीं मिले हैं जिन अंशधारियों को, वो उनको शेयर वारंट के नाम से एक प्रपत्र देती है। शेयर वारंट क्या होता है कि जब भविष्य में कंपनी अंशों को इशू करेगी तो सबसे पहले जिन व्यक्तियों ने अंशों के लिए आवेदन दे रखे हैं उनको सबसे पहले अंश इशू किए जाएंगे, तो वो हो गए शेयर वारंट। तो इसमें हम वही राशि लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझ में आया कि जब कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट बनाती है उस समय अंशों इशू पूरे जो अपने अंश होते हैं पूरी तरह इशू नहीं हो पाते हैं, केवल उनकी आवेदन राशि मिल जाती है, तो उन अंश आवेदन राशि को हम शेयर वारंट के नाम से शो करते हैं। अब अंशधारियों के कोष की हमने बात करी, सेकंड करी थी अंश आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवेदन राशि। अब तीसरी बात करेंगे हम गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करें। ये नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती है जिसको कंपनी को मतलब 1 साल के अंदर भुगतान नहीं करना है। जो लंबे समय के लिए दायित्व रहते हैं, जो 1 साल से अधिक समय के लिए रहते हैं, उनका भुगतान करने वाले दायित्व होते हैं, उनको हम गैर चालू दायित्व रहते हैं। समझ में आया। गैर चालू दायित्व यानी जो करंट नहीं है, लंबे समय से जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जिनका भुगतान करना है।
अब इसमें किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं, इसमें हम शामिल करते हैं जैसे दीर्घकालीन उधारी, ठीक है, आस्थगित कर दायित्व। आस्थगित कर दायित्व को अपन क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसको आप लोग समझ लो तो कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है। इसका मैं एक आपको उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए कंपनी जो टैक्स देती है, अब कंपनी ने जो टैक्स दिया, मान लो कंपनी की इनकम हुई 1.5 लाख, एक अनुमानित इनकम बता रहे हैं कितनी, 1.5 लाख, 1 लाख, सॉरी 1 लाख की बात कर रहे हैं। अब 1 लाख पर उसने टैक्स दिया, ठीक है, लेकिन अनुमानित इनकम थी, अब कंपनी को उस वर्ष 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो जो इनकम कितनी हो गई, 1.5 लाख, और टैक्स कितने का दिया था उसने, 1 लाख का। तो जो बची हुई अमाउंट पर जो टैक्स रहेगा वो कंपनी को बाद में पे करना पड़ेगा। एक तरह से वो क्या हो गई, लायबिलिटीज़ हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। इसके बाद अन्य दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान। तो दीर्घकालीन प्रावधान में हम कर्मचारियों के हित के लिए प्रावधान को शामिल करते हैं और अन्य निर्दिष्ट को शामिल करते हैं। आए आपको समझ में, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे गैर चालू दायित्व में, यानी नॉन करंट दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब बात करेंगे हम चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज से आशय ऐसी लायबिलिटीज से होता है जिनका भुगतान हमको 1 साल के अंदर ही चुकाना पड़ता है, जिसमें हम अल्पकालीन उधारी आती है, जैसे ऋण पर ब्याज, अदत्त ब्याज है, ऋण पर अदत्त दे, अग्रिम में जो प्राप्त आय हमने करे उस पर जो ब्याज चुकाना है, या ना चुकाया गया लाभांश, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद व्यापारिक देय, यानी कुछ ऐसे ट्रेड बिल हैं जो जिनको चुकाना रहता है, तो कुल मिला बिल ही रहती है एक तरीके से ये। अन्य चालू दायित्व और अल्पकालीन प्रावधान। अल्पकालीन प्रावधान हुए कर्मचारियों के हितार्थ प्रावधान, जैसे कर के लिए प्रावधान, प्रोविजन टैक्स। इसके बाद है प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सारी चीज़ें अल्पकालीन प्रावधान में शामिल की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे संपत्तियों के बारे में। अभी तक हमने जिसके बारे में चर्चा करी वो है अपनी लायबिलिटीज़। अब संपत्तियाँ, संपत्तियों में क्या करेंगे हम, जैसे सब पहला जो पॉइंट दिया गया है गैर चालू संपत्तियाँ, जिसको नॉन करेंट असेस्ट। अब गैर चालू संपत्तियों में जो हमको दिया गया है स्थायी संपत्तियाँ। स्थायी संपत्तियाँ हम जानते हैं ऐसी संपत्तियाँ जैसे भूमि, भवन, मशीन, है ना। इसमें भी 3 तरह की चीज़ों को शामिल किया गया है, 3 से 4 चीज़ों को। सबसे पहले दिया गया है टेंगिबल असेस्ट, यानी दृश्य संपत्तियाँ। तो ऐसी संपत्तियाँ जो हमको दिखाई देती हैं उसको हम टेंगिबल असेस्ट बोलते हैं, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण, मशीन, ये सारी चीज़ें। अदृश्य संपत्तियाँ क्या होती हैं, अदृश्य संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जो हमको मूल रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जिसको हम जिसमें हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे गुडविल है, दृश्य संपत्तियों में गुडविल है, इसके बाद अपना ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पेटेंट है, खनन अधिकार है, अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो संपत्ति तो हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती हैं। आगे बात करते हैं पूंजीगत चालू कार्य, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं जो जिनका कार्य अभी चल रहा है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, अब बिल्डिंग है तो अपनी पूंजीगत संपत्ति, लेकिन अभी उनका कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो क्या हो गया वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में उसको हम शामिल करेंगे। विकास के अंतर्गत अदृश्य संपत्तियाँ, इसमें भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो अभी जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जैसे अपने इंटीग्रल जो आदर्श संपत्तियों में देखा ना, यानी कुछ जैसे कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है या कोई पेटेंट पे हमारा काम चल रहा है, तो अभी उसका पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे सरकार के पास रजिस्टर्ड करना बाकी है या अधूरा कार्य है, तो इसलिए जो भी कार्य पूरी तरह से तैयार नहीं होते उसको हम बोलते हैं इनटेंगिबल असेस्ट अंडर डेवलपमेंट। अब आगे बात करेंगे हम गैर चालू विनियोग, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे विनियोग जो कंपनी ने ऐसे इन्वेस्ट किए हैं जो अभी करंट ईयर में हमको प्राप्त नहीं होंगे लेकिन लंबे समय के लिए हमको प्राप्त हो जाएंगे, जैसे आस्थगित कर संपत्तियाँ। इसमें देखो डेफर्ड टैक्स असेस्ट, इसमें जैसे हमने लायबिलिटीज़ में जो बात करी थी उसकी अपोजिट है। इसमें मान लो किसी साल हमने क्या करा कि अनुमानित इनकम ज़्यादा मानकर टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है, तो और इनकम हुई कम, तो क्या हुआ जो टैक्स की जो बची हुई राशि होगी वो इसमें हम शामिल कर लेंगे। दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम, इसके बाद जैसे किसी को लंबे समय के लिए हमने लोन दे रखा है या किसी को एडवांस दे रखा है, तो उस पर जो हमको ब्याज मिलता है वो इन सब चीज़ों में हम शामिल करेंगे। इसके बाद हम आते हैं चालू संपत्तियों पर।
देखो चालू संपत्तियाँ क्या होती हैं कि ऐसी संपत्तियाँ जिनका जिनकी इनकम हमको इसी वर्ष के दौरान प्राप्त हो जाती है। अब चालू संपत्तियों में भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। हम पहले बात करेंगे बेटा इस चालू विनियोग, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पर कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी को अर्निंग होगी, जैसे समता प्रलेखों में विनियोग, पूर्वाधिकार अंशों में विनियोग, सरकारी न्यायिक प्रतिभूतियों में विनियोग, ऋण पत्र और बॉन्ड्स में विनियोग, परस्पर निधियों में विनियोग, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। इसके बाद आता है स्टॉक। अब स्टॉक में क्या क्या चीज़ शामिल किया जाएगा, जैसे कच्चा माल है, चालू कार्य मतलब कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन चल रहा है, तैयार माल है, व्यापारिक स्कंद है, स्टोर एवं अतिरिक्त पुर्जे खुली हो जाए, ये सभी चीज़ें हम स्टॉक में शामिल करेंगे। व्यापारिक प्राप्य यानी ऐसे कुछ बिल जो हमको मिलने हैं, जिनकी अमाउंट हमको मिलनी है, ट्रेड रिसीवेबल यानी कंपनी के कुछ ऐसे जो अमाउंट होगी जो कंपनी को प्राप्त होना बाकी है, तो वो व्यापारिक प्राप्य में हम शामिल करते हैं। इसके बाद अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम, जो कम समय के लिए लोन किसी ने ले रखा है उससे जो प्राप्त ब्याज है और जो भी लाभांश है, वो सारी चीज़ें हम चालू संपत्तियों में शामिल करेंगे। इस प्रकार हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की सारी मदें समझी हैं। इसी के अनुसार हम अब आगे जो सवाल करेंगे इन्हीं मदों के आधार पर हम करेंगे।